गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हैं और वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। वो सामाजिक क्रिया को व्यक्तिक क्रिया से अलग मानते हैं और उन्होंने इसकी वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने का प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का सहारा लिया। दुर्खीम की कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वेबर जो हैं वो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट में भी बताई थी जब हम समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषाओं के बारे में वहाँ बात करते हैं कि समाज शास्त्र क्या है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। इससे स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं और सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। स्वयं वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किया है। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण या क्रिया दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों द्वारा प्रभावित हों और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया हम तभी कहेंगे जब उसमें व्यक्ति का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, व्यक्ति या कर्ता का व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जाने और वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि उस व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। यानी कि जो व्यक्ति का क्रिया कर रहा है या व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो दूसरे के को उसी तरह समझे जैसा वो व्यक्ति कर रहा है, दूसरों के द्वारा लगाए गए अर्थ के अनुसार। वेबर सामाजिक क्रिया को समझाने के लिए उसके निर्वचन पर बल देते हैं और सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को उन्होंने बताए हैं। उसकी 4 विशेषताएं इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताई हैं कि सामाजिक क्रिया हम किसे कहेंगे। उसमें पहला कहते हैं, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो सकती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसके साथ कोई व्यवहार हुआ हो और वो उसका बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है
तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। या इसी प्रकार से जो नेता के साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी या जय जयकार करना सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार किससे प्रभावित है? नेता के व्यवहार से, उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने भविष्य में होने वाली किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसकी तैयारी जो है वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी, जो उसकी भावी क्रिया से प्रभावित है। यानी कि कोई भी क्रिया किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके जब की जाती है, चाहे वो वर्तमान से संबंधित हो, चाहे वो भूतकाल से संबंधित हो, चाहे भविष्य से संबंधित हो, जिसमें कि अभी 3 उदाहरण मैंने आपको बताए। अपने दुश्मन के साथ मारपीट करना भूतकाल के व्यवहार के कारण से, या नेता के साथ में जय जयकार करना वर्तमान व्यवहार से, और भविष्य का किसी भी अपने उद्देश्य की पूरा करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उस क्रिया को करना जो है वो भविष्य को ध्यान में रख करके भविष्य के व्यवहार से प्रभावित है, इसलिए उसे वो सामाजिक क्रिया कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। यानी कि मान लीजिए कोई जड़ पदार्थ या बेजान पदार्थ है, उससे प्रभावित होकर के अगर कोई क्रिया की जाती है तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। जैसे बिजली के कड़कने से डर जाना, चीख पड़ना बच्चे का सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो बेजान पदार्थ से प्रभावित है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अकेले बैठ करके पूजा पाठ करता है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित या पंडित जो है वो मंत्रोच्चारण करता है और उसके मंत्रों के उच्चारण के साथ में यज्ञ में आहुति देना या मूर्ति पर फल फूल चढ़ाना, ये सब चीज़ें जो हैं सामाजिक क्रिया है, क्योंकि वो किससे प्रभावित है? पुरोहित के व्यवहार से, पंडित के व्यवहार से प्रभावित है। उसके व्यवहार के कि अब ये फल चढ़ाओ, अब ये फूल चढ़ाओ, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। उसके अलावा मनुष्य का प्रत्येक संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं है। यानी कि जैसे 2 व्यक्ति आपस में मिले और उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया में भी अर्थपूर्ण रूप से होना जरूरी है। मान लीजिए यदि साइकिल पर या 2 गाड़ी वाले सड़क पर जा रहे हैं और आपस में टकरा जाते हैं और बिना कुछ आपस में एक दूसरे को कहे टकरा करके अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन वो टकराने के कारण से अगर आपस में मारपीट करते हैं या गाली गलौज करते हैं तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वो दोनों का व्यवहार एक दूसरे से संबंधित है और उससे प्रभावित है। तो इस तरह से प्रत्येक संपर्क सामाजिक संपर्क या सामाजिक क्रिया नहीं है। उसके अलावा चौथा ये बताते हैं कि सामाजिक क्रिया न केवल अनेक व्यक्तियों के द्वारा एक सी की जाने वाली क्रिया है और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे के व्यवहार से प्रभावित हो। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा या दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। जैसे सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और बारिश आ जाती है, सभी अपना अपना छाता लगा लेते हैं, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो सभी व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया तो है, लेकिन वो प्रभावित होकर के की जाने वाली क्रिया किससे है? वर्षा से प्रभावित है, उसका संबंध वर्षा से है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित ना हो। यानी कि उसमें का अर्थपूर्ण होना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति मान लीजिए शॉर्टकट से जा रहा है, दूसरे व्यक्ति भी वहीं से जाने लगता है, तो ऐसा क्रिया करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अगर जैसे पीटी मास्टर के साथ साथ छात्रों के द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो वो क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया है, क्योंकि वो क्रिया किससे है प्रभावित है?
पीटी मास्टर या ड्रिल मास्टर से वो प्रभावित है, अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। तो इस तरह से वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया के निर्वाचनात्मक समझ को विकसित करता है और जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं होती हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया और चौथी परंपरात्मक क्रिया। तार्किक क्रिया किसे कहते हैं? जो तर्क पर आधारित हो, जिसका संबंध किसी लक्ष्य से होता है। मान लीजिए कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार एक इंजीनियर जो है वो ये निर्धारित करता है कि कितने समय में पूरा होगा और उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो वो जो क्रिया है मकान बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके की जाने वाली क्रिया है, उसमें लगने वाले खर्च की वो बात करता है। उसके अलावा तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता जो है वो सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रख करके करता है। कोई जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, अपना काम धंधा, व्यापार या फैक्ट्री शुरू करने से पहले अपने पास उसके पास क्या जमा पूंजी है, माल की आवक कैसे होगी, ग्राहक कौन होंगे, मुनाफा कितना होगा, इन सब का हिसाब लगा लेता है और फिर वो व्यापार या अपना बिजनेस शुरू करता है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? तार्किक क्रिया। क्योंकि तार्किक क्रिया में जो क्रिया को करने वाला है वो अपने लक्ष्य को मुख्य रूप से ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने के लिए उसी तरह के साधनों का चुनाव करता है। इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। इसका जो व्याख्या है तार्किकता की व्याख्या तार्किकता के आधार पर की जाती है कि अवलोकन जो करता है उसको जितना ज्ञान है उसके आधार पर वो अपने कार्य को अंजाम देता है, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रख करके उस क्रिया को करता है। तो वो तार्किक क्रिया की श्रेणी में आती है। दूसरा होता है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। इसमें मूल्यों का महत्व होता है और व्यक्ति अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए ही उस क्रिया को अपनाता है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना क्या कहलाएगा? मूल्यांकनात्मक क्रिया। क्योंकि कप्तान ये भली भांति जानता है कि अगर वो जहाज छोड़ करके अलग हो जाएगा तो उसे सदा के लिए जहाज से अलग नहीं होगा तो उसे सदा के लिए अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर भी वो क्या करता है? जहाज को छोड़ने के बजाय उसके साथ मर जाना अच्छा समझता है। क्योंकि जहाज को छोड़ करके जाता है तो उसकी बदनामी होती है और वो सम्मानजनक नहीं माना जाता। और इस मूल्य से प्रभावित होकर के ही वो कप्तान जो क्रिया करता है वो मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। इसके पीछे तर्क नहीं होती। हालांकि वो जानता है ऐसा करने से उसका कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वह वफादार रहना चाहता है। तो जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक, आदर्शात्मक आधार पर की जाती हैं, जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, वो क्रियाएं मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। धार्मिक या नैतिक आधार पर भी इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों से अपेक्षा की जाती है। जैसे
ईश्वर भजन, दान पुण्य करना नैतिक दृष्टि से उचित माना गया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है और इसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है और जो सामाजिक मूल्य हैं उनके प्रति दृढ़ आस्था के कारण ही व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है। जैसे पहले सती प्रथा का प्रचलन था, वो इसीलिए था कि जो स्त्री है वो अपने पति, मृत पति की चिता पर अपने जीवन की आहुति देती थी, तो सतीत्व के जो मूल्य थे उस समय प्रचलित, उसके प्रति वो अपना जुड़ाव रखती थी। इसमें तर्क का कोई लेना देना नहीं था। उसके अलावा भावात्मक क्रिया जो उद्वेगों के कारण, इमोशंस के कारण से होती है, जैसे प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति, क्रोध, इनके वशीभूत होकर के जो क्रियाएं की जाती हैं वो भावनात्मक क्रिया कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य संवेगों के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार कर बैठता है कि बाद में उसे उसके लिए पछताना पड़ता है। जैसे आपस में कोई गाली गलौज हो जाना, क्रोधवश कोई ऐसी क्रिया हो जाती है जो सामान्य रूप से, वो अगर सामान्य रूप से स्थिर है तब वह उस क्रिया को नहीं करेगा। क्रिया लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं की जा सकती, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है, जो भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया है। और जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वो संवेगों के वशीभूत होकर के कोई क्रिया करता है, तो वो संवेगात्मक क्रिया कहलाती है। और ऐसी क्रियाएं अगर वो सामान्य परिस्थितियां हों या उसका स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति हो तो वो कभी नहीं करता। उसके अलावा चौथी क्रिया वेबर ने जो बताई है वो है परंपरात्मक क्रिया। वे क्रियाएं जो परंपराओं या प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों के विश्वासों के कारण से व्यक्ति करता है, वो परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार का अनुसरण करना, इसके लिए लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में भी रखना आवश्यक नहीं होता और न ही उसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा या परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर के उस क्रिया को करता है। इसलिए करता है क्योंकि ऐसा उसके परिवार में, उसके समाज में होता आया है। जैसे अपनी जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज करना, श्राद्ध, तर्पण आदि की क्रियाएं जो हैं वो परंपरा के पालन के लिए ही की जाती हैं और इसे हम परंपरात्मक या सामाजिक क्रियाएं कहते हैं, जो लोग अपनी आदतों या स्थापित जो परंपराएं हैं उनके दबाव के कारण से करते हैं। जो सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण है उसके द्वारा वेबर ये स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रख करके की जाती हैं, अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं की प्रधानता है और गैर पश्चिमी और परंपरात्मक समाजों में इसके विपरीत अन्य प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। इसके बाद है वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की समालोचना। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वेबर का, उसमें सामाजिक संरचना और ये संस्कृति की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। उसके अलावा वेबर ने सामाजिक क्रिया के नकारात्मक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया है, यानी कि वो ये बताते हैं कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है
बल्कि ये नहीं बताया कि सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्व कौन से हैं, या उसको स्पष्ट नहीं किया है। उसके अलावा वेबर ने सामाजिक क्रिया के मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और शब्दों को इसमें परिभाषित किया है। भावात्मक क्रिया जो है वो इसका प्रमाण है। इस प्रकार की सामाजिक क्रियाएं सामाजिक न होकर के वैज्ञानिक हो जाती हैं। और वेबर ने सामाजिक क्रियाओं में व्यक्ति के मस्तिष्क, भावनाओं, आदतों को महत्व दिया है। इससे वो मनोवैज्ञानिक जगत एवं दोष के शिकार हो गए हैं। मेलनबोक ने जर्मन फिलॉसफी में बताया कि वेबर का सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण जो है वो गलत है। जो 4 प्रकार का वर्गीकरण बताया उन्होंने। व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएं हैं, और उत्प्रेरणाएं 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि व्यक्ति जो भी कोई कार्य करता है 3 प्रकार की उत्प्रेरणाओं से करता है। एक तर्क के कारण से, जिसमें पहली क्रिया बताई उन्होंने तार्किक क्रिया, जिसमें व्यक्ति का तार्किक व्यवहार जुड़ा हुआ है। दूसरा संवेग, जो कि भावात्मक या उद्वेगों के साथ जुड़ा हुआ है। जो तीसरे प्रकार की सामाजिक क्रिया है भावात्मक क्रिया, वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। और तीसरा इन्होंने बताया भावना, जो संवेगात्मक या परंपरागत व्यवहार से जुड़ा होता है। जो वेबर के द्वारा चौथी क्रिया बताई गई है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। मेलनबोक की मान्यता है क्योंकि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार जो कुछ मूल प्रेरणाएं हैं उन पर आधारित होता है, तो जिसके कारण से वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार जो मूल्यांकनात्मक क्रिया है वो स्पष्ट नहीं है। इसके पीछे जो मूल प्रेरणाएं हैं उनमें कोई भी प्रेरणा नहीं पाई जाती। यहाँ मनुष्य का तर्क, संवेग और भावना में से किसी पर भी आधारित नहीं है वो। लेकिन रेमंड एरन, टॉलकट पार्सन्स, बेंडिक्स, मेलनबोक की इस उपयुक्त आलोचना को सही नहीं मानते। इनका कहना है कि जब व्यक्ति किसी मूल्य को महत्वपूर्ण मान लेता है तो उसके अनुरूप व्यवहार करना उसकी आदत बन जाती है और वो उसे अपना कर्तव्य समझ लेता है। ऐसी दशा में उसका व्यवहार मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। रेमंड एरन इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे टैक्स देने से संबंधित 2 कारण हैं। प्रमुख कारण है कि एक तो इसलिए कर नहीं देते कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर रहेगा और कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। दूसरा यह कि व्यक्ति कर देना अपना दायित्व समझता है और कर देना उसकी आदत बन जाती है, इसलिए वो कर देता है। यानी कि 2 तरीके हुए। एक तो इसलिए कि भाई पकड़ा जाएगा और कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी तो वो कर दे देता है। दूसरा, व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है और कर्तव्य समझ करके उस क्रिया को करता है। तो ये दूसरी प्रकार की श्रेणी में जो लोग हैं उनके जो कर चुकाने की जो क्रिया है, अगर उस पर हम विचार करते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाएगी। पार्सन्स भी कहते हैं कि प्रत्येक समाज की एक सांस्कृतिक व्यवस्था होती है जो समाज के मूल्यों पर निर्भर करती है। अतः व्यक्ति इन मूल्यों को से प्रेरणा प्राप्त करके सामाजिक क्रिया करता है। कोई भी क्रिया जब हम समाज के अंदर रहते हैं और उसे हम इम्पोर्टेंट मान लेते हैं उस व्यवहार को और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं तो वो क्रिया हमारी मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। उसके अलावा अपूर्ण वर्गीकरण, सामाजिक क्रिया, वेबर का जो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण है वो भी अपूर्ण माना गया है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कई आधारों और प्रकारों का उल्लेख करके ये बताया है कि वेबर का ये वर्गीकरण
अधूरा है। उसके अलावा अस्पष्ट वर्गीकरण कि जो सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण वेबर ने किया है वो भी स्पष्ट नहीं है। एक ही क्रिया तार्किक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक या परंपरात्मक में से दो या अधिक श्रेणी में भी रखी जा सकती है। जैसे परंपरात्मक क्रिया है या भावात्मक क्रिया है, तब दुविधा ये होती है कि उसे किस प्रकार की हम क्रिया माने, उसे भावात्मक माने या परंपरात्मक माने, मूल्यांकन माने या तार्किक माने। उसके अलावा कोहेन कहते हैं कि वेबर की क्रिया का जो सिद्धांत है वो सीधा और स्पष्ट नहीं है। इसी तरह से मर्टन और कोहेन का भी मत है कि वेबर का जो क्रिया का सिद्धांत है एक सीमा तक तो लघु स्तर पर सामान्यकरण कर सकता है, किंतु अगर बड़े स्तर पर सामान्यकरण किया जाए तो उसमें वे असमर्थ होता है। ये जितनी भी आलोचनाएं वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की गई हैं, उसके बावजूद भी समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और सामाजिक क्रियाएं एक समाज के निर्माण और विकास में प्रमुख योग देती हैं। धन्यवाद।